भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। यह क्लास वर्तमान में झारखंड सीजीएल, जिसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, यूजीसी नेट, इसका भी फॉर्म भराने लगा है, बीपीएससी, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं हिंदी के, सभी में भाषा लगा ही रहता है। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रचनात्मक भाषा देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रभाषा देखेंगे, राजभाषा की चर्चा करेंगे, संपर्क भाषा की चर्चा करेंगे, संचार भाषा की चर्चा करेंगे और अंत में मातृभाषा की भी चर्चा करेंगे। यानी इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि भाषा जो हमारे साथ समस्या बना रहता है, आपके साथ जो समस्या लगता है भाषा के, किसे रचनात्मक कहते हैं, किसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर होता है, तो इस पूरा क्लास को पढ़ने के बाद आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप भाषा को समझ लेंगे, भाषा के सभी रूपों को भी जान लेंगे। और प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से कम 5 प्रश्न आते हैं भाषा से जुड़े हुए। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आपके 5 प्रश्न पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि 1 नंबर के चलते कभी कभी सिलेक्शन क्या होता है, तो 1 नंबर के चलते सिलेक्शन रुक जाता है। एक प्रश्न अगर सही हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ से कम 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भाषा को जान लेते हैं, भाषा किसे कहते हैं, उसके बाद उसके रूपों को जानेंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को, किसको, तो अपने भावों और विचारों को दूसरे मनुष्य के सम्मुख क्या करता है, प्रकट करता है, दूसरे मनुष्य के सम्मुख रखता है। उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब यहाँ एक और है कि भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं। हम विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। मेरा जो टॉपिक है विभिन्न रूप है, परंतु भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जा सकते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। कौन सा, तो सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा को क्या करते हैं, तो लिखित भाषा को लिख कर प्रकट करते हैं दूसरे के सम्मुख, यानी दूसरे के सम्मुख जब हम लिख कर कुछ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम बोलकर, क्या, तो जब हम बोलकर किसी दूसरे के सम्मुख अपने भावों विचारों, हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसे प्रकट करते हैं, तो मौखिक भाषा कहलाती है। अब एक और है आपका सांकेतिक। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो सांकेतिक का मतलब समझ लीजिए। सांकेतिक, आपको पता है कि संसार में बहुत ऐसे भी जीव हैं, एक प्रकार से जितने भी जीव हैं मनुष्य के अलावा सभी का भाषा तो किसी को समझ में आता नहीं है। उसके अलावा मनुष्य जब बोल नहीं पाता है तो संकेतों का प्रयोग करता है। संकेतों के माध्यम से भी क्या करता है, अपने भावों विचारों को रखता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य बोल भी लेते हैं वो भी क्या करते हैं, समय पर क्या करते हैं, बोलने वाले मनुष्य, लिखने वाले मनुष्य भी समय पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी को इशारा करना, आँख से इशारा करना या फिर हाथ से इशारा करना, इसी समझ में आ जाता है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या भावना है, और इसके अनुरूप जो जिस आदमी को इशारा किया जाता है वो समझ लेता है। तो अगर वो समझ ले रहा है, समझो कि वहाँ उसकी भाषा को समझ लिया, उसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के बारे में एक चीज़ और जानते हैं कि भाषा, मान लीजिए अगर हमें इंग्लिश आ रहा है, हमें इंग्लिश भाषा आ रहा है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास इंग्लिश में उसे कुछ कह रहे हैं, अगर दूसरा व्यक्ति जो है उसे अगर इंग्लिश शब्द, इंग्लिश भाषा का ज्ञान ना हो तो वो मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा। इस प्रकार भाषा की उपेक्षा हो जाएगी। अर्थात हमें भाषा का प्रयोग उसी के सम्मुख करना चाहिए, यानी हमें जैसा व्यक्ति हो उसके आधार पर हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई हिंदी जानता है, अगर हमें भी हिंदी आता है और इंग्लिश भी आता है, तो उस स्थान पर हमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग करनी चाहिए, ताकि उसे समझ में आवे, तभी वो हमारे भाव और विचारों को समझ पाएगा। अब कोई इंग्लिश वाला है, खूब इंग्लिश बोलकर चला गया और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, तो वैसी स्थिति में वो भाषा किसी काम की नहीं रहेगी। चलिए अब भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं रचनात्मक भाषा की। अब यहाँ रचनात्मक भाषा के अन्य नाम भी है। रचनात्मक भाषा को मानक भाषा भी कहते हैं, आदर्श भाषा भी कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं, टकसाली भाषा भी कहते हैं और साहित्य भाषा भी कहते हैं। देखिए रचनात्मक भाषा के कितने नाम हैं। मानक भाषा कहीं आपको मिले समझ लें, रचनात्मक भाषा की बात हो रही है। आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा,
टकसाली भाषा या साहित्य भाषा। ये सभी भाषा क्या है, रचनात्मक भाषा के अन्य नाम हैं। अब इसका परिभाषा देखते हैं किसे कहते हैं, रचनात्मक भाषा किसे कहते हैं, ये देखते हैं। भाषा का वह रूप जिसका व्यापक प्रयोग बुद्धिमान, ध्यान दीजिएगा, भाषा का वह रूप जिसका व्यापक प्रयोग बुद्धिमान वर्ग के लोगों द्वारा साहित्य रचना में की जाती है। कहाँ की जाती है, तो साहित्य रचना के क्षेत्र में की जाती है, उसे रचनात्मक भाषा कहते हैं। यानी भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग बुद्धिमान वर्ग के लोगों द्वारा साहित्य रचना के क्षेत्र में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक भाषा कहते हैं। इसी को आसान भाषा में किसे कह सकेंगे, साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं में प्रयोग की जाने वाली भाषा रचनात्मक भाषा होती है। यानी किसमें, साहित्य रचना, जितने भी लेखक कवि लोग हो गए, यानी लेखक कवि जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को रचनात्मक भाषा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को साहित्य भाषा भी कहते हैं, उसी को मानक भाषा भी कहते हैं, उसी को आदर्श भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग साहित्य वर्ग के लोग करते हैं, लेखक कवि जितने भी हैं साहित्यकार सभी करते हैं। इतनी पत्र पत्रिकाओं में भी इसी भाषा का प्रयोग होता है। किस भाषा का, तो रचनात्मक भाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न आ सकता है कि पत्र पत्रिकाओं या साहित्य रचना में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो रचनात्मक भाषा का प्रयोग होता है। यह भाषा एक प्रकार से समझ लीजिएगा, यह भाषा जो है बिल्कुल व्याकरण से जुड़ा होता है, शुद्ध व्याकरण का इसमें प्रयोग होता है, कहीं कोई त्रुटि व्याकरण संबंधी कहीं कोई त्रुटि नहीं होती। अब रचनात्मक भाषा के संबंध में हिंदी के मानक रूप से, अब ध्यान देना, रचनात्मक भाषा का संबंध हिंदी के किस रूप से है, तो मानक रूप से। मानक रूप मतलब हिंदी का वह रूप जो बिल्कुल व्याकरण से प्रांगत हो, बिल्कुल कहीं कोई त्रुटि ना हो। तो रचनात्मक भाषा का संबंध हिंदी के किस रूप से, याद रखना, मानक रूप से है। इस भाषा का प्रयोग कौन कौन करते हैं, तो देखिए रचनात्मक भाषा का प्रयोग कवि, लेखक, संपादक, पत्रकार इत्यादि करते हैं। यानी रचनात्मक भाषा का प्रयोग कौन कौन करते हैं, तो कवि वर्ग लोग, लेखक वर्ग लोग, संपादक वर्ग लोग, पत्रकार लोग, ये सभी किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो रचनात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अन्य नाम को याद रख लेना। रचनात्मक भाषा को ही मानक भाषा भी कहते हैं, आदर्श भाषा भी कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं, टकसाली भाषा भी कहते हैं और साहित्य भाषा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, याद रखना। परिनिष्ठित भाषा कहें या फिर मानक भाषा कहें, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। प्रश्न आ सकता है कि किस भाषा को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, तो याद रखना परिनिष्ठित भाषा या फिर मानक भाषा। अब देखिए रचनात्मक भाषा की कुछ विशेषताएं भी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसके कई नाम है, कहीं परिनिष्ठित मिलेगा, कहीं मानक मिलेगा, कहीं रचनात्मक मिलेगा, सभी एक ही है, याद रखना। अब रचनात्मक भाषा की कुछ विशेषताएं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यह नोट्स अगर आपको PDF में लेनी हो तो झारखंड CGL का, वर्तमान में झारखंड CGL, इसके अलावा जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी साहित्य का संपूर्ण नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके सभी हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पे करने होंगे, जो आप व्हाट्सएप में हमसे जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी झारखंड TGT, याद रखना, झारखंड का जो TGT एग्ज़ाम आने वाला है, इसके बाद TGT की अगर कोई MCQ टेस्ट की तैयारी करना अभी से ही चाहते हैं यानी, तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस के जो टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से हमसे जुड़े। वहाँ जुड़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकार झारखंड TGT का जो हम MCQ 10 तारीख से लेकर आ रहे हैं, MCQ बेंच, जिसमें आपको प्रतिदिन सुबह और शाम टेस्ट होंगे, उसमें आप भाग ले सकते हैं। आप आज ही डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उससे हमसे जुड़े और वहां से आपको पता चलेगा आपको किस प्रकार TGT MCQ बेंच में ज्वाइन करना है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको वहाँ तैयारी कराई जाती है, प्रतिदिन सुबह और शाम टेस्ट होती है, बहुत ही बेहतर आपके लिए, समय से पहले आप तैयार हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो रचनात्मक भाषा की विशेषताएँ, यह व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। देखिए इसकी चर्चा हम ऊपर भी किए थे, रचनात्मक भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। दूसरा,
इसमें भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप स्वीकार किया जाता है। कैसा रूप स्वीकार किया जाता है? तो भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप स्वीकार किया जाता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? तो याद रखना, रचनात्मक भाषा का क्षेत्र जो सीमित होता है, यानी साहित्य क्षेत्र और पत्रकारिता क्षेत्र, यानी पत्रकारिता क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है और साहित्य क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। यह भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ा भिन्न होता है, यानी थोड़ा अलग होता है। यह भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ा क्या होता है? तो अलग होता है। इसके अलावा यह भाषा शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग के लिए होता है। किन के लिए होता है? तो शिक्षित वर्ग के लोग और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के लिए होता है। इसीलिए तो ये कवि, ये इसके जो कवि वर्ग, कवि हो गया, लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, इन्हीं लोगों द्वारा इसे क्या किया जाता है? बोला जाता है। तो वे सभी क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए ही यह भाषा का प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है रचनात्मक भाषा आप समझ गए होंगे। रचनात्मक भाषा को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। और इसका प्रयोग कौन कौन लोग करते हैं? तो ये भी देख लीजिए, कवि, कौन कौन लोग? तो यहाँ देख लीजिए, कवि, लेखक, संपादक, पत्रकार इत्यादि लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं राष्ट्रभाषा की ओर। तो आप हमें बताइए, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? बताइए। सभी लोग बता रहे होंगे, सभी लोग जरूर कह रहे हैं भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, भारत में राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भारत की अभी तक कोई नहीं है। तो भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है, राजभाषा है। हिंदी को लोग मानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती थी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती, क्यों हो सकती है और क्यों हो सकती थी? क्योंकि प्राचीन काल से ही सबसे अधिक अगर भारत में अगर कहा जाए तो हिंदी भाषा का ही क्या है? बोलबाला है। अभी भी वर्तमान में चारों तरफ लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यानी भारत में है संपूर्ण क्षेत्र में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अतः हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है, परंतु अभी तक संविधान में यह पारित नहीं हुआ है। अतः भारत का राष्ट्रभाषा भी कोई नहीं बना है। चलिए राष्ट्रभाषा की परिभाषा देख लेते हैं। वह भाषा जो देश के अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह भाषा जो देश के अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा के साथ किसी भी देश का सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत करके हम ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। यह इस तरह का आपको नोट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और इस तरह का आपको एक एक पॉइंट वाइज आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए राष्ट्रभाषा के साथ किसी भी देश का, जिस देश का भी राष्ट्रभाषा है उसका सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव राष्ट्रभाषा से होता है। आगे, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की संपूर्ण भूभाग में रहने वाले लोगों पे क्या लाता है? तो एकता, भावनात्मक संबंध को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा जो है किसी भी देश में संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण भूभाग में रहने वाले लोगों में क्या करता है? तो एकता लाता है और उनके बीच भावनात्मक संबंध भी जोड़ने का काम करता है। कौन? तो राष्ट्रभाषा। आगे, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा पूरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में रही। याद रखिएगा, भारत जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा हुआ था, उस समय संपूर्ण भारत में एकता लाने में, संपर्क लाने में किस भाषा का सबसे अधिक योगदान रहा? तो हिंदी भाषा का सबसे अधिक योगदान रहा। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है, परंतु यह राष्ट्रभाषा की दर्जा हासिल नहीं कर पाई। यानी पूरे भारतवर्ष में अभी भी कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अभी भी हिंदी है, परंतु यह राष्ट्रभाषा की दर्जा हासिल नहीं कर पाई। हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है। क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। अब यहाँ राष्ट्रभाषा की विशेषताओं की चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की संपर्क भाषा होती है। क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा किसी भी देश की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। क्या है? विस्तृत है। उधर हम देखे थे कि परिनिष्ठित या रचनात्मक भाषा का क्षेत्र क्या था? संक्षिप्त था, मतलब क्षेत्र उतना फैला हुआ नहीं था, वह शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए था। लेकिन राष्ट्रभाषा किसी भी देश की संपर्क भाषा होती है, साथ ही साथ इस भाषा का प्रयोग क्षेत्र क्या है? विस्तृत है, यानी फैला हुआ चारों तरफ। इसके बाद
राष्ट्रभाषा जन समुदायों से जुड़ा होता है। राष्ट्रभाषा क्या होता है? तो जन समुदायों से यानी सभी लोगों से जुड़ा होता है, यानी जिस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों से राष्ट्रभाषा जुड़ा होता है। आगे, राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। राष्ट्रभाषा क्या है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। राष्ट्रभाषा का राष्ट्र ध्वज की भांति पूरे देश में सम्मान एवं प्रतिष्ठा होती है। याद रखना, राष्ट्रभाषा का जो है राष्ट्र ध्वज को जिस प्रकार हम सारे देश के लोग, जिस देश का भी राष्ट्र ध्वज होता है उस ध्वज को जिस प्रकार उस देश के लोग सम्मान करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा का भी उसी ध्वज के जैसा सम्मान मिलती है। आगे, राष्ट्रभाषा की लिपि राष्ट्रीय लिपि होती है, यानी राष्ट्रभाषा की लिपि भी जो होती है क्या होती है? राष्ट्रीय लिपि होती है। तो ये सभी राष्ट्रभाषा की विशेषताएं थे। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं आपको मालूम चली गया। राष्ट्रभाषा जो संपूर्ण किसी भी देश के संपूर्ण क्षेत्र में सबसे अधिक जो बोली जाती है उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा जो है एक प्रकार से लोगों में एकता और भावनात्मक संबंध जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा ना होकर राजभाषा है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा के रूप में देखिए, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन करने वाले महापुरुषों का कथन। बहुत सारे महापुरुष जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने कुछ कथन दिए हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से सभी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। क्या कहा था? हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब देखिए, एक और महापुरुष हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? मेरी आंखें उस दिन देखने को तरस रही है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब हिंदी समझने और बोलने वाले लग जाएं। यानी दयानंद सरस्वती कहना चाह रहे हैं कि मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष में सभी हिंदी को समझने और बोलने लग जाए, उसी को देखने के लिए इनकी आंखें तरस रही है, ऐसा वो दयानंद सरस्वती कहते हैं। उसके बाद देखिए, केशव चंद्र सेन जी क्या कहते हैं? तो केशव चंद्र सेन जी कहते हैं हिंदी अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। केशव चंद्र सेन जी कहते हैं हिंदी अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। ये यहाँ के जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। उसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय, ये भी एक महापुरुष हैं। इन्होंने क्या कहा है राष्ट्रभाषा के लिए? इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य। क्या है? हिंदी अनिवार्य। तो ये विभिन्न महापुरुषों द्वारा जो अधिकतर प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन सभी के कथनों को हम लेकर आए। इसके अलावा आपको राष्ट्रभाषा समझ में आ ही गया होगा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। आगे चलते राजभाषा की चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न आते हैं। तो राजभाषा को समझते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। समझिएगा, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। यानी देश में जितने भी कार्य होते हैं राजकीय कार्य, वो सभी कार्य किसमें संपन्न होते हैं? तो राजभाषा में संपन्न होते हैं। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। किसकी भाषा? राजकाज की भाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, इससे भी प्रश्न बनता है कि राजभाषा को या फिर ऐसे आ सकता, राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ऑफिशियल लैंग्वेज। या फिर ऐसे ही प्रश्न आ सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज को क्या कहते हैं? तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा या फिर रचनात्मक भाषा कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? राजभाषा जो है मुख्यतः 4 क्षेत्रों में इसका प्रयोग है। कौन कौन क्षेत्र में? पहला शासन के क्षेत्र में, दूसरा विधान के क्षेत्र में, तीसरा न्याय के क्षेत्र में और चौथा कार्यपालिका के क्षेत्र में। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा को शासन की भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजभाषा को शासन की भाषा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, ये तो ऊपर भी हम चर्चा कर दिए थे। हिंदी भाषा भारत की क्या है? तो राजभाषा है।
14 सितंबर 1949 ईस्वी को, देखिए डेट बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राजलिपि घोषित किया गया। याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को क्या घोषित किया गया? राजभाषा और देवनागरी को राजलिपि घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है कि हिंदी को भारत का राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और राष्ट्र देवनागरी को राजलिपि भी उसी दिन घोषित किया गया। अब यहाँ याद रखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को ही मनाते हैं। आगे संविधान के, ठीक है, भारत के संविधान के भाग 17 बहुत महत्वपूर्ण, भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, यानी भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और उससे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। भारत के संविधान के भाग कितना? 17, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 343 से 351 तक, और उसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में, केवीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की दर्जा या राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, संविधान के प्रारंभ में, जब भारत का संविधान बना था तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको भी तोड़ तोड़ कर लाएँ कब किसको दिया गया है। तो संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14, जबकि वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाओं को राजभाषा की दर्जा प्राप्त है, परंतु प्रारंभ में 14 भाषा ही थी। अब देखिए यहाँ भी चर्चा करते हैं। 21वां संशोधन, यानी 21वां जब संशोधन हुआ तो उसमें एक भाषा जोड़ी गई। जब 21वां संशोधन 1967 में हुआ, कब हुआ? 1967 में हुआ, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था, बना था, उस समय 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला। परंतु 21वां संशोधन हुआ, उसमें एक भाषा और जोड़ दिया गया, सिंधी। तो प्रश्न आ सकता है 21वां संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था, राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो सिंधी को। किसे? सिंधी को। फिर देखिए 71वें संशोधन कब? तो 1992 में 71वें संशोधन हुआ था, उसमें 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा? 3 भाषा। कौन कौन? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 14, 1, 15, 15, 3, 18 हो गया। यानी कि इसमें संशोधन जब 1992 में हुआ था तो राजभाषा की संख्या कितनी हो गई थी? 18। अब देखिए 92वां संशोधन कब हुआ? तो 2003 में। कब? 2003 में। इसमें 4 भाषा जुड़ गई। कितने? 4। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अरे 4 भाषा जुड़ गए। अब सब मिलाकर कितने हो गए? 18 और 4, 22। यानी वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लेकर आए, इस तरह आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, जब भारत का संविधान बना था, यानी भारत का संविधान, मूल संविधान जिसमें भारत का संविधान बना था, उस समय कौन कौन से भाषा थे राजभाषा के रूप में? तो हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी 14 भाषा भारत के मूल संविधान में, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था, उसमें इन्हीं 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला था। उसके बाद 15वीं राजभाषा के रूप में कौन आई? तो सिंधी भाषा। और ये 21वां संशोधन, किस संशोधन में? तो 21वां संशोधन में। उसके बाद 71वां संशोधन में 3 भाषा फिर जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। और 92वां जब 2003 में आया तो इसमें कौन कौन जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको लेकर आए हैं, ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। यहाँ से प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा भाषा है जो मूल संविधान में नहीं था, यानी कौन सा राजभाषा है जो मूल संविधान में नहीं था। 3 इससे दे देंगे और एक इधर से कोई दे देंगे, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसे आप अगर याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। आपको याद क्या करना है? जो बाद में जोड़ा गया उन सभी को अगर याद कर लेंगे तो जो बच गया वो किस में है? तो वे जो मूल संविधान में 14 भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें वो सम्मिलित है।
अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, आज ही भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें, जहाँ और वहाँ आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संपर्क भाषा की चर्चा करते हैं। राजभाषा के बाद कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य तथा देश विदेश के बीच अपनी भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हम इसको आपको समझाने का प्रयास किए, इसे आपको आसान आपके लिए बनाए, आसान बनाए यानी संपर्क। संपर्क देखिए इसको पकड़िए, संपर्क, संपर्क करने वाला भाषा यानी व्यक्ति, परिवार, व्यक्ति का संपर्क किसी से, परिवार का संपर्क, समाज का संपर्क, राज्य का संपर्क या देश विदेश के बीच, यानी जितने यहाँ दिए गए हैं, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से आगे बढ़कर राज्य, राज्य से देश विदेश होता है। तो इन्हीं के बीच अपनी भावनाओं को या सूचनाओं को आदान प्रदान करने में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहते हैं। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं, सूचनाओं को आदान प्रदान करने में जिस भाषा का भी प्रयोग करता है वे संपर्क भाषा होता है। अब आगे देखिए, प्राचीन काल में भारत की संपर्क भाषा संस्कृत थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, प्राचीन काल में भारत की संपर्क भाषा कौन रही? तो संस्कृत। आज हिंदी भारत की लोगों की संपर्क भाषा, परंतु वर्तमान में किस भाषा को संपर्क भाषा माना गया है? तो हिंदी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा, तीनों देखिए, तीनों पकड़ लेना। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा, वर्तमान में हिंदी भाषा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात हो, पूरे विदेश के स्तर पर बात हो तो अंग्रेजी भाषा। एक देश दूसरे देश से अंग्रेजी भाषा में संपर्क करता है, याद रखना, एक देश दूसरे देश से किस भाषा में संपर्क करता है? तो अंग्रेजी भाषा में संपर्क करता है। अब चलते संपर्क के बाद चलते हैं संचार भाषा किसे कहते हैं? तो जन संचार माध्यमों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे जन संचार भाषा कहते हैं, उसी को संचार भाषा कहते हैं। यानी जन संचार माध्यम में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे ही क्या कहते हैं? जन संचार भाषा कहते हैं या फिर संचार भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई। यहाँ भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई? तो चर धातु से हुई है। आगे देखिए, संचार किसे कहते हैं इसको समझते हैं। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। संचार का मतलब ये होता है चलना, आगे बढ़ते रहना, बढ़ना। तो जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। और उस भाषा को क्या कहते हैं? संचार भाषा कहते हैं। अब जन संचार किसे कहते हैं? संचार का बड़ा स्वरूप है जन संचार। जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम द्वारा, किसी तकनीकी या बहुत सारे भी माध्यम हो गए संचार करने के, आज मोबाइल, आज के ज़माने में मोबाइल जो है बहुत प्रचलित है, इंटरनेट आ गया है। तो जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम, एक प्रकार से ये मशीनीकरण की बात हो रही है, जैसे मोबाइल आ गया आज, इसके माध्यम से बहुत आसानी से हम सब कुछ अपने भावनाओं को प्रकट कर लेते हैं। तो जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम द्वारा सूचनाओं, विचारों और घटनाओं का आदान प्रदान संपूर्ण जन समूह तक किया जाता है उसे जन संचार कहते हैं। नाम से ही पता है जन संचार, ये संचार किसके लिए? पूरे जनता के लिए। किसके लिए है? तो पूरे जनता के लिए। जैसे समझ लीजिए, मान लो नरेंद्र मोदी का कोई प्रोग्राम आ रहा है, नरेंद्र मोदी का टेलीविज़न पर, तो ऐसा नहीं है कि किसी का अगर 1 लाख का टेलीविज़न है और किसी का मान लो 10,000 का टेलीविज़न है, तो ऐसा नहीं कि उसका टेलीविज़न पर पहले आएगा और इसका टेलीविज़न पर बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। या फिर इसे समझिए कि किसी के यहाँ मान लो प्रधानमंत्री खुद अगर कोई लाइव टेलीकास्ट उनका हो रहा है या कोई प्रोग्राम आया है टेलीविज़न पर, तो ऐसा नहीं कि उनके घर में पहले आएगा और एक गरीब के घर में बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। जन संचार सबके लिए क्या है? एक है। यहाँ सबको एक माना जाता है तो संपूर्ण जन समूह तक पहुँचाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जन संचार। इसको समझिए, टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम आता है या फिर कहीं कोई कार्यक्रम होता है या कुछ, जितना कुछ आप देखते हैं
या फिर अखबार वगैरह जितना कुछ आता है ये सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है। इसलिए इसी को क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। यानी तकनीकी माध्यम द्वारा या यांत्रिक माध्यम द्वारा जितना तरह का सूचना हमें मिल जाता है, जितना तरह के विचारों को हमें मिलता है, जितना तरह घटनाओं की जानकारी हमें मिलता है, सभी क्या है? तो जनसंचार के ही सभी क्या हैं? प्रकार। सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? तो जनसंचार ही कहलाते हैं। अब जनसंचार के संचार के प्रकार, यहाँ जनसंचार नहीं संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार है सांकेतिक संचार, संकेतों के माध्यम से जिसका प्रयोग होता है। मौखिक संचार, जिसे हम बोलकर संचार करते हैं। अंतःव्यक्तिक संचार, अपने आप से बात करना। जब व्यक्ति अपने आप से, कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने आप से ही बात करता है, कुछ बातों को सोचते रहता है, तो उसी को कहते हैं अंतःव्यक्तिक संचार। फिर लिखित संचार किसे कहते हैं? जब लिखकर हम अपने भावनाओं विचारों को दूसरे के सम्मुख प्रकट करते हैं। अंतर्व्यक्तिक संचार किसे कहते हैं? तो अंतर्व्यक्तिक संचार किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं तो उसको अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं, और जब हम अपने आप से बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार उसे कहते हैं। दोनों समझना, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंतःव्यक्तिक संचार, और जब हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्व्यक्तिक संचार। और जन समूह के लिए जो संचार प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? तो जनसंचार कहते हैं। यानी संचार का ही एक प्रकार है जनसंचार। अब यहाँ जनसंचार के कुछ माध्यम है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में कौन कौन आ जाएंगे? तो सबसे पहले मुद्रित माध्यम किसको कहते हैं? मुद्रित माध्यम जब किसी को एक प्रकार से प्रिंट माध्यम द्वारा प्रिंट कर कर छपकर जब कोई सूचना घटना की जानकारी हमें मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रित माध्यम। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो याद रखना मुद्रित माध्यम ही है। कौन सा है? तो मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम है। याद रखना सबसे पुराना, क्योंकि पहले उस समय रेडियो वगैरह का तो ना तो रेडियो था ना टेलीविज़न था। उस समय लिख कर ही अपने भावनाओं विचारों को लोग क्या करते थे? प्रकट करते थे। या फिर एक राजा दूसरे राजा को कुछ संदेश भेजता था तो किस माध्यम से? लिख कर ही। तो मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में कौन कौन आ जाएगा? जिसकी छपाई होती है, अखबार छपता है ना, छप कर आता है, पत्र पत्रिकाएँ, फ्लेक्स देखे होंगे, सभी बहुत सारे दुकान में फ्लेक्स लगे होते हैं, या फिर जगह जगह पर प्रचार के लिए फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। चाहे नेता करे या फिर कोई बड़ा कंपनी करे, उसी को फ्लेक्स करते हैं। सभी क्या है? जनसंचार के मुद्रित माध्यम है। अब श्रव्य माध्यम में कौन आ जाएगा? रेडियो। वह माध्यम जिसमें सिर्फ हम सुनते हैं, यानी सूचना घटना जो भी जानकारी हमें कैसे मिलता है? सुनकर, यानी सुनकर हमें प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम में कौन आ जाएगा? तो आपका रेडियो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रेडियो। उसके बाद देखिए दृश्य माध्यम में कौन आ जाएगा? दृश्य माध्यम में समझ लें जिसमें हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, दोनों काम होता है, उसे क्या कहते हैं? दृश्य माध्यम कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा? दृश्य माध्यम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी कहा जाता है। इसमें टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न पर जितना तरह का प्रोग्राम हो या फिर समाचार वगैरह सब आता है, सब क्या है? दृश्य माध्यम ही है, जिसको हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। सिनेमा को भी हम क्या करते हैं? सुनते हैं और देखते भी हैं। इंटरनेट तो सब कुछ है। कह सकते इंटरनेट में आपका ये सब समाहित हो जाएगा। इंटरनेट में तीनों माध्यम समाहित हो जाएगा इंटरनेट में, क्योंकि इंटरनेट क्या है? सबका बाप है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम टेलीविज़न। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम टेलीविज़न, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में अगर आपका प्रश्न इसी तरह आता है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो टेलीविज़न। जनसंचार का नवीनतम सबसे लोकप्रिय माध्यम, यानी जनसंचार का नया में सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन है? तो इंटरनेट। अब ये बताइए इंटरनेट क्या? जितना भी माध्यम जनसंचार है सभी का बाप है। सभी का बाप क्यों करें? क्योंकि सारा कुछ अब इसी से होता है। आज हर जगह इंटरनेट की ही सुविधा है। इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता है। ना तो टेलीविज़न लोग चलाते हैं, ना इस सब जगह चाहिए इंटरनेट। इसीलिए इंटरनेट क्या है? जनसंचार का नवीन में यानी नया में सबसे लोकप्रिय माध्यम। जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन है? तो रेडियो जनसंचार का क्या है? श्रव्य माध्यम है। तो टेलीविज़न क्या है? तो टेलीविज़न जनसंचार का जो है
श्रव्य और दृश्य दोनों है। टेलीविज़न और सिनेमा जो है वो जनसंचार का श्रव्य माध्यम भी है और दृश्य माध्यम दोनों है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। उसके बाद भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? यानी भारत में जिसको हम टीवी पहले बोलते थे, तो ये टेलीविज़न का ही छोटा नाम है, शॉर्ट नाम। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। उसके बाद देखिए, ईमेल, ई बैंकिंग, कंप्यूटर, फैक्स, ब्रॉडबैंड, व्हाट्सएप इत्यादि जनसंचार के अन्य आधुनिक प्रचलित माध्यम है। और ये सभी माध्यम किस पर चलते हैं? सभी इंटरनेट से ही चलते हैं। सभी किससे चलते हैं? तो इंटरनेट से ही चलते हैं। अब अंतिम में देखिए, मातृभाषा को देख लेते हैं। तो मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे हम जन्म के बाद अपने माता पिता, घर परिवार से सीखते हैं। यानी जब बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अपने घर परिवार, अपने माता पिता से जिस भाषा को सीखता है वही क्या है? मातृभाषा है। अर्थात ये समझ लीजिए कि हम जन्म के बाद जिस भाषा को बोलते हुए आगे मतलब हमारा जीवन आगे बढ़ता है, जिस भाषा को सीखते हुए हम बड़े होते हैं, वो भाषा हमारे लिए मातृभाषा कहलाती है। मातृ का मतलब होता है माँ, यानी मातृ का मतलब माँ, यानी माँ द्वारा सिखाई गई भाषा। एक प्रकार से समझ लीजिए कि घर परिवार की भाषा होती है। यानी अपने घर परिवार ने जिस भाषा को हम बोलते हैं, यानी जिस भाषा को बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा उम्र बढ़ते जाता है, वही भाषा क्या कहलाती है? तो मातृभाषा, यानी घर की भाषा, घर परिवार की भाषा, अपने माता पिता द्वारा सिखाई हुई भाषा, यानी घर परिवार को, यानी जिस भाषा को सुनते बोलते हुए एक बच्चा बड़ा होता है। ठीक, कितना अच्छे से बताया गया। जिस भाषा को सुनते बोलते हुए एक बच्चा क्या होता है? बड़ा होता है। वही भाषा क्या कहलाता है? सुनता भी है और खुद बोलता भी है, वही मातृभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है। हिंदी हमारी राजभाषा तो है ही, राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है। मातृभाषा क्यों? क्योंकि हम इसी भाषा को सुनते बोलते क्या हुए हैं? बड़े हुए हैं, और सभी बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों, जिनको यह क्लास अच्छा लगा होगा, हम क्लास के प्रारंभ में बोले थे कि वीडियो को लाइक तभी करना जब आपको वीडियो क्लास अच्छी लगे। इसका नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप आज ही ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ उसका, उस लिंक से ज्वाइन करें, और वहाँ आपको परीक्षा संबंधी बहुत सारी जानकारी भी मिलती रहेगी। इसके अलावा वहाँ आपको पता चलेगी कि झारखंड टीजीटी के वहाँ एमसीक्यू टेस्ट भी कराई जा रही है। उसमें आपको कैसे ज्वाइन करना है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपको झारखंड CGL, झारखंड PGT, अन्य जितने प्रतियोगी परीक्षा है, अगर आपका विषय हिंदी है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। उसके लिए कुछ फ़ी पे करने होंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भारतीय विजन क्लासेस का ऑफिशियल जो ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।